बच्चों आज हमारा अगला टॉपिक है लाइट रिएक्शन और आज हमने साथ पढ़ना है डार्क रिएक्शन भी। तो इससे पहले मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की जो समरी है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कैसे वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल होती है, उससे ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनता है। यानी कि ये जो समरी है इस सारे चीज़ को हमने जाना वो लाइट रिएक्शन को और डार्क रिएक्शन को आज हमने डिटेल से जाओ अलग अलग पढ़ना है। ये इक्वेशन भी आपके सामने लिखी नजर आ रही है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो दो फेजेस में होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के अंदर जो वो क्या होता है वो पहले हम देखते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से जो स्टेप्स हैं ये होते हैं। ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है, आपको नजर आ रहा है, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल, क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है ये भी क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। ये दो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं जो कि मैंने बनाए थे पत्ते के अंदर। ये जो पत्ता था उसके अंदर जो है ना वो सेल, मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो है वो बीच बीच में आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहे हैं। तो ये भी क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोफिल से पहले क्लोरोफिल वो केमिकल है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। उसके अंदर जो केमिकल होता है उसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने जाओ क्लोरोफिल लिखा है। तो बच्चों ये जो लाइट रिएक्शन है, जैसे सी बात आ गया लाइट रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसके लिए लाइट जरूरी है। लाइट कौन सी होगी? सनलाइट होगी। उसके अलावा जो बाकी लाइट है वो भी इसके अंदर इससे भी फोटोसिंथेसिस हो जाती है। तो ऐसा रिएक्शन जो कि लाइट की मदद से होगा उसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। अब ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल आपको जो नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पे जो है लाइट लिखी हुई नजर आ रही है। जैसे क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल लाइट को जज़ब करेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई एनर्जी में चले जाएंगे। अब ये आपको डिजाइन ये चीज़ जो नजर आ रही है ये हाई एनर्जी में चले जाएंगे। आपने बोर का मॉडल पढ़ा होगा, बोर के मॉडल में उसने ये बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को जज़ब करता है वो छोटे वाले मदार से या कम एनर्जी वाले मदार से हाई एनर्जी वाले या ज़्यादा एनर्जी वाले मदार में चला जाता है। और जैसे ही जो है ना वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी खारिज करता है वो ज़्यादा एनर्जी वाले मदार से कम एनर्जी वाले मदार में आ जाता है। तो वो कंसेप्ट जो है वो यहीं पे ही है। मीन्स के ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं एटम से मिलकर बने हुए हैं। जैसे सूरज की रोशनी या सनलाइट इन एटम्स में पड़ती है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो छोटे एनर्जी वाले मदार को छोड़ के ऊपर वाले एनर्जी वाले मदार में चले जाते हैं। तो वो यहाँ पे दिखाने के लिए पहले जो है ना ये इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसको यहाँ पे ऐसे शो किया है कि कहने का मतलब ये है कि इन इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सनलाइट जो रोशनी है उसको जज़ब किया। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। सूरज की जो एनर्जी थी वो किसके अंदर आ गई है? लाइट के अंदर आ गई है। तो लाइट के अंदर लाइट की एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में आई है। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जज़ब हो गए, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हाई एनर्जी स्टेट के अंदर जो है वो चले गए, ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है आगे देखेंगे कि उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो उनका जो रास्ता है वो कैसे जाएगा। उसके साथ साथ जो है ना वो यहाँ पे दूसरे स्टेप में क्या है कि ये जो पानी है, पानी की जो है ना वो फोटोलाइसिस भी होती है। फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि लाइट की मदद से पानी को तोड़ना, पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक करना। तो फोटोलाइसिस होगी जब पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा तो उससे क्या निकलेगी? ऑक्सीजन का एक एटम, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन होती है। लेकिन यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का जो एक एटम है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि वो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। डाल्टन एटॉमिक मॉडल कि कोई भी एटम आज़ादाना तौर पे नहीं रह सकता। तो इसलिए जो ऑक्सीजन का एक एटम होगा वो इंडिपेंडेंट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए यहाँ पे जो है ना वो दो लिखे गए हैं कि ऑक्सीजन का दो एटम आपस में मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा दो लिखा है कि मीन्स कि ये एक यानी कि उसको जो है ना वो एक बड़ा दो को यानी कि इसका आधा, तो इसका आधा क्या है? एक। क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे O2 क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की सूरत में है। वही ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन यहाँ पे निकली है। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो यही ऑक्सीजन है जो पानी की ब्रेक डाउन से रिलीज होगी। साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन के दो आयंस H+, इसके जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास जाएंगे, ठीक है। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होंगे। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जाहिर बात है नाम से जाहिर हो रहा है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है। और चेन का मतलब है एक सिलसिला है। यहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के अंदर ही
उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इन इलेक्ट्रॉन को एक मॉलिक्यूल से अगले मॉलिक्यूल में ट्रांसपोर्ट करते हैं। यानी पहले एक मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन आए, उससे दूसरे मॉलिक्यूल के पास गए, उससे तीसरे मॉलिक्यूल के पास गए, उससे चौथे मॉलिक्यूल के पास गए। चूंकि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो यहाँ पे पहला मॉलिक्यूल मौजूद होता है उस मॉलिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होती है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मौजूद होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन जब वो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आते हैं ऑर्बिट में, तो एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी खारिज करेंगे। ये एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा एटीपी के मॉलिक्यूल बनाने के लिए। यानी कि वो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन ने अपनी जो पोजीशन है वो चेंज की है, उसकी वजह से जो एनर्जी है वो एटीपी की शक्ल में स्टोर हो जाएगी। यानी एटीपी के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जिसको हमने जो है यहाँ पे देखा था कि जो लाइट रिएक्शन है इसके दौरान क्या बनते हैं, एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं। किससे? एटीपी से। एटीपी और फास्फेट जो है वो सेल के अंदर मौजूद होंगे। हमें तो सिर्फ एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे से आगे और यहाँ पे एटीपी के मॉलिक्यूल बन गए। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के पास गए हैं, उसके बाद यहाँ से जो है फिर एक्साइट हुए हैं। एक्साइट हो के ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकले थे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। यानी ये किसमें है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा कौन सा लाता है? ये वाला फ्लूइड पोर्शन। यानी कि हमने कहा था थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के बाद इसमें से जो बाकी जो इसका इलाका है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो क्या है? स्ट्रोमा। ये हाइड्रोजन वहां से आएंगे स्ट्रोमा से, और साथ में क्या होगा? NADP, जो कि डार्क रिएक्शन से निकला हुआ होगा। ये डार्क रिएक्शन है जो NADP जो है वो बनाया है, ये हम देखेंगे ये कैसे बना, वो भी आगे जो है वो आएगा। तो NADP है, हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों चीजें मिलेंगी तो उससे क्या बनेगा? NADPH। ये भी जो NADPH है, निकोटिनामाइड नाइट्रोजन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट हाइड्रोजन, इसके अंदर भी क्या है? एनर्जी मौजूद है। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से आई है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो असल में एनर्जी है वो ATP के मॉलिक्यूल में है और NADPH के मॉलिक्यूल में है। अब बच्चों यहाँ पे जो है ना बड़ा सिंपल सा सवाल पैदा होता है। फिलहाल तो आपको यही रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से ऐसे चले गए, यहाँ से ऐसे चले गए, तो ये एक सी स्कीम बन जाती है। बज़ाहिर तो हमें ऐसा लगता है, या सादे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ऐसे होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में कैसा होता है, ये जो दो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों पर लाइट बराबर पड़ेगी। अब ये एक पौधा है, प्लांट है, एक प्लांट में पता नहीं कितने हजारों लाखों पत्ते होते हैं, एक पत्ते के अंदर पता नहीं हजारों लाखों सेल हैं, हर सेल के अंदर पता नहीं कितने हजारों की तादाद में क्लोरोप्लास्ट है, उस एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर हजारों की तादाद में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। अब ये तो नहीं है, अब सूरज की रोशनी जो है वो ये तो नहीं होता एक घर पे पड़ रही है और दूसरे घर पे नहीं पड़ रही। सूरज की रोशनी है तो जितनी उसकी रेंज के अंदर आएंगे सब पे तो ऊपर रोशनी पड़ेगी। तो मतलब कहने का ये है कि एट ए टाइम ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी, ये क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल भी सूरज की जो रोशनी है उसको जज़ब करेगा। यानी दोनों के ऊपर एक वक्त सनलाइट पड़ेगी। इधर से भी इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होके ऊपर वाले मैदान में चले जाएंगे और इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल से भी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्साइड होके जो ऊपर चले जाएंगे। अब दोनों से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले गए, ठीक है। अब क्या होगा, इसके जो इस क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, इलेक्ट्रॉन जज़ब होगी, इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ से पूरे होंगे? वाटर से। पानी की फोटोलाइसिस होगी, लाइट की वजह से पानी का मॉलिक्यूल टूटेगा और वहां से जो दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये क्लोरोफिल अपने इलेक्ट्रॉनों की कमी से पूरी कर लेगा, मुकम्मल हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन इससे निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल होते हुए किसके पास जाएंगे? इस क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल के पास जाएंगे, इसकी भी कमी पूरी होगी। इसके जो अपने इलेक्ट्रॉन थे वो ऊपर चले चुके हैं पहले से, वो इलेक्ट्रॉन NADP के पास जाएंगे और वहां से क्या बनाएंगे? NADPH। एक्चुअल में प्रोसेस ऐसे होता है, लेकिन समझाने के लिए जो है वो यहाँ से ऐसे सर्कल बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे एक वक्त एट ए टाइम ये प्रोसेस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों एक्साइटेड हो रहे हैं। आगे इलेक्ट्रॉन की कमी कैसे पूरी हो रही है वो मैंने आपको बता दिया कि ये वाला जो सिस्टम है ये अपने इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी करेगा वाटर से, और ये वाला सिस्टम कहाँ से पूरी करेगा? इससे जो इलेक्ट्रॉन साइड होकर जाएंगे वो पूरे करेगा, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो NADP के साथ मिलकर NADPH बनाएंगे। ये दोनों मॉलिक्यूल ATP और NADPH, ये फिर आगे जो सेकंड फेज है फोटोसिंथेसिस का, जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, उसके अंदर जो है ना ये शटल कर दिए जाएंगे। शटल मतलब वहाँ पे ये मुंतकिल कर दिए जाएंगे, इसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ पे इनसे क्या बनाया जाएगा? ग्लूकोज। यानी कि जो लाइट रिएक्शन है इसमें सिर्फ वाटर इस्तेमाल हुआ है, अभी तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात ही नहीं आई। अभी तो सिर्फ हमने वाटर को पढ़ा है, लाइट को पढ़ा है, क्लोरोफिल को पढ़ा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की तो अभी कहानी है ही नहीं, और अभी तक तो ग्लूकोज बना ही कोई नहीं, ठीक है। एक्चुअल में जो ग्लूकोज है वो तो बनना है डार्क रिएक्शन में, ठीक है। तो अब फोटोसिंथेसिस का जो नेक्स्ट फेज है जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन,
उसके अंदर जाओ हम आ जाते हैं। या आपके सामने जाओ डायग्राम बनी नजर आ रही है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस आपकी बुक के अंदर जो है ना वो ये चीज़ आपको बनी हुई नजर आएगी। इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। कैल्विन साइंटिस्ट का नाम है मेल्विन कैल्विन, जिन्होंने कैल्विन साइकिल अपने नाम पे इनका कैल्विन नाम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो इन्होंने जो है उसके ऊपर काम किया, इसको डिस्कवर किया, इसका सारा पाथवे कहाँ से कार्बन कहाँ जाता है, तो इस पर इनको जो है वो नोबेल प्राइज भी मिला। नाम होता है डॉलर के अंदर जो है ना ये कीमत होती है जो कि इनको जो है वो मिलती है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये यहाँ से साइकिल जो है ना स्टार्ट होता है। ये लिखा हुआ है 5C, C का मतलब यहाँ पे कार्बन है। बच्चों इस पूरे साइकिल के अंदर ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये इतने ज़्यादा पेचीदा ये केमिकल रिएक्शन है कि अगर आप इनको पूरी डिटेल से और साथ साथ बाकी जो अगर देखें ग्लूकोज का जो मालिक्यूल है उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हम यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ कार्बन की। कि कार्बन के एटम कितनी तादाद में है और उनके साथ वो कहाँ पे जा रहे हैं। हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इग्नोर कर दिया तो काम आपके लिए जो वो सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल सादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो लिखा हुआ है 5 कार्बन, ये C का मतलब है कार्बन। अब होता है कार्बन को C से जाहिर किया जाता है, यानी कि हमारे पास 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल हैं। ये यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया आपकी समझने के लिए। ये 1 कार्बन 2 3 4 5 कार्बन है, 1 2 3 मॉलिक्यूल है, यानी 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल आगे। इसके अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो है किरदार वो शुरू होगा डार्क रिएक्शन में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में शामिल होती है डार्क रिएक्शन। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने हैं, 3 मॉलिक्यूल। ये 3 मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसके साथ ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, लेकिन उसका जाना यहाँ पे जिक्र नहीं किया जाएगा, क्योंकि मेन जो इसके अंदर अहम एलिमेंट है वो कार्बन है। तो 5 कार्बन वाले के साथ 1 कार्बन शामिल होगी, टोटल कार्बन कितने बन गए, 6 कार्बन वाले कितने मॉलिक्यूल है, 3। 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल आ रही है। ठीक है, ये 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल। ये जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना है इट्स वेरी अनस्टेबल, यानी कि ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ये ज़्यादा देर पर कायम नहीं रह सकता। तो ये क्या कहा जाता है, ये टूट जाता है, यानी इसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर से मैंने क्या बताया कि ये जो मॉलिक्यूल है ये दरमियान से टूट जाएगा। टूटेगा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो NADP है जो ATP मॉलिक्यूल है ये दोनों ऐड होंगे, इनकी एनर्जी शामिल होगी। जैसे एनर्जी शामिल होगी ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। जब एनर्जी बढ़ेगी इसमें मॉलिक्यूल दरमियान से टूट जाएगा। तो जब टूटेगा तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल दरमियान से टूट गया, तो 3 कार्बन एटम वाले कितने मॉलिक्यूल बन गए, 6 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये 6 जरा देने के लिए 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल आपके सामने नजर आ रहे हैं, जिनके अंदर ये जो ATP और NADPH बना है, ये NADPH भी इधर चला गया, ये जो ATP बना है लाइट रिएक्शन से ये दो मॉलिक्यूल बने थे, ये किसमें शामिल हो गए, डार्क। ऊपर से क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। इससे आगे क्या बना है, ग्लूकोज। अच्छा, इसमें से अब ये जो 6 जो आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, इसमें से जो एक मॉलिक्यूल है ये इस साइकिल में से निकल जाएगा। ये एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला साइकिल से निकल गया, जिसने आगे ये जो 3C आ गया। इससे आगे क्या बनेगा, ग्लूकोज। तो ये तो 3 कार्बन है, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है, तो 3 कार्बन कहाँ से आएंगे। ये साइकिल जब दोबारा आगे चलेगा, अगला जब टर्न आएगा उससे 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल और निकलेगा, यानी कि ये यहाँ पे आएगा। पहले साइकिल से यानी पहले चक्कर से 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल निकला, दूसरे साइकिल से 3 कार्बन वाला एक और मॉलिक्यूल निकला, टोटल कितने बन गए, 6 कार्बन। वो 6 कार्बन मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाएंगे, और वो ग्लूकोज जो है ना वो अलग हो जाएगी। अच्छा, ये अब ग्लूकोज जब अलग हो गई है, पीछे कितने बच गए, 1 2 3 4 5 कार्बन वाले 3, यानी कि जो है ना वो 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल। यही नहीं है, 1 2 3 4 5, एक तो निकल गया ना, बाकी जो 5 है वो यहाँ पे आगे 5 मॉलिक्यूल है 3 कार्बन वाले, क्योंकि हर एक में 3 कार्बन है। ठीक है, टोटल कितने बनते हैं, 5 की बात 15 कार्बन के एटम टोटल। ये कितने बनते हैं, 15, यानी कि ये जो आगे 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल है, ये अपने आप को इस तरह रीअरेंज करेंगे, अपने आप को इस तरह दोबारा तरतीब देंगे कि ये 3 कार्बन वाले से 5 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में तब्दील हो जाएगा, और टोटल तादाद कितनी होगी, 3। टोटल कार्बन एटम की तादाद तो बराबर है,
चाहे वो 3 कार्बन वाला है चाहे 5 कार्बन वाला है, यानी कि अपने आप उस तरह अरेंज करेंगे कि दोबारा 5 कार्बन वाले मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि ये जो मालिक्यूल है ये दोबारा इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और इस तरह फिर अगला राउंड आएगा, कार्बन भी शामिल होगी, ये साइकिल है दोबारा जो है ना वो शुरू हो जाएगा। इस तरह के साइकिल जो है वो चलता जाएगा, ग्लूकोज के मालिक्यूल बनते जाएंगे और साइड पे निकलते जाएंगे और प्लांट जो है ना क्या करेंगे, ग्लूकोज इस तरह तैयार करते रहते हैं। ये वही ग्लूकोज है जो कि हम गंदम की शक्ल में, चावल की शक्ल में, आम की शक्ल में, जितना फ्रूट्स हैं, ठीक है, और जितना जो हम अजनास है, सीरियल वगैरह जो हम खाते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर ही जाती हैं। ये वही ग्लूकोज है जिसको हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह करके जो है ना ये जो 2 फेजेस के अंदर लाइट डायरेक्शन और डार्क डायरेक्शन में मुकम्मल होकर ग्लूकोज का मालिक्यूल तैयार होता है। सन की एनर्जी, लाइट एनर्जी जाती है क्लोरोफिल मालिक्यूल में इलेक्ट्रॉन की शक्ल में, इलेक्ट्रॉनों से जाती है वो एटीपी में, एटीपी से वो एनर्जी जाती है इन मालिक्यूल में, इन मालिक्यूल में जाती है वो ग्लूकोज के अंदर। यानी कि लाइट एनर्जी कैसे जो वो ट्रैवल करते हुए जो लाइट एनर्जी है वो कैसे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है और कैसे कैसे वो मालिक्यूल से एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में वो ट्रांसफर होकर फिर आकर कहाँ पर पहुँचती है, ग्लूकोज के पास। अगला जो हम देखेंगे रेस्पिरेशन वाला टॉपिक आएगा, उसमें हम देखेंगे इस ग्लूकोज को आगे इसकी फिर दोबारा ब्रेक डाउन होगी, इस ग्लूकोज के मालिक्यूल तोड़ा जाएगा, उससे फिर दोबारा जो है वो एनर्जी हासिल की जाएगी। अब ये एनर्जी किस में है, ग्लूकोज के मालिक्यूल में। सूरज की एनर्जी अब चलती चलती कहाँ पे पहुँच गया, ग्लूकोज के मालिक्यूल के। तो इस तरह करके जो है ना ये मेन हमने ये समरी थी जिसके अंदर जो है ना वो चीज़ें आपको नजर आ रही हैं समरी के तौर पे कि लाइट डायरेक्शन डार्क डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे हो रहा है। मैंने कहा था लाइट डायरेक्शन जो है ना वो होती है थायलाकॉइड के मेम्ब्रेन में, डार्क डायरेक्शन होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड पोर्शन है, जो फ्लूइड पार्ट है ना क्लोरोप्लास्ट का, उसके अंदर ये डार्क डायरेक्शन होता है, जबकि जो लाइट डायरेक्शन है ये थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। उसके साथ जो है ना वो वैसे तो आगे टॉपिक इजी है, लेकिन जो मेन टॉपिक है समझने वाला उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि बार बार यहाँ पर जिक्र हो रहा है लाइट का, ये जो 2 चीज़ें हैं ना लाइट और क्लोरोफिल, इसका आपको जो है ना वो मैं मजीद बताता हूँ। वैसे तो लाइट जो है जिसके अंदर ये टॉपिक आता है, आपको पता है कि जो वाइट लाइट है इट इज़ कम्पोज ऑफ 7 कलर, 7 रंगों का मजमूआ होती है वाइट लाइट। 7 रंग कौन कौन से होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बाकी कलर तो आपको पता ही होंगे कि ये कलर जो है वो किस कलर के होते हैं। इसके अंदर से ये पूरी जो लाइट है 7 जो कलर्स हैं, इनमें से ब्लू कलर और जो रेड कलर है ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा अहम होता है। इनको पौधे ज़्यादा जज़ब करते हैं। पौधे से मुराद है क्लोरोफिल, क्योंकि पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है इसको हम कहते हैं पिगमेंट। पिगमेंट ऐसा केमिकल, कोई भी ऐसा केमिकल है जो कि किसी खास तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं पिगमेंट। जैसे क्लोरोफिल एक पिगमेंट हो गया, तो ये प्लांट के अंदर सेल के अंदर क्लोरोफिल के अलावा क्लोरोफिल की और टाइप्स भी मौजूद होती हैं और इसके साथ दूसरे एक्सेसरी पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स हो गया। ये कैरोटीनॉइड वही पिगमेंट है जो कि कैरेट्स के अंदर पाया जाता है, गाजर के अंदर पाया जाता है, रेड कलर का। तो ये क्लोरोफिल के मालिक्यूल के अंदर भी ज़्यादा थोड़ी सी उसके मिकदार के अंदर मौजूद होता है, लेकिन मेनली जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए है, लेकिन उसके साथ क्लोरोफिल बी भी है और कैरोटीनॉइड है, ये भी पिगमेंट जो है उसके अंदर पाए जाते हैं। तो इसलिए जाना वो मेनली हम कह सकते हैं कि लाइट का ये वाली जो कलर है ब्लू और रेड, ये फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इनको पौधा ज़्यादा जज़ब करता है। इसलिए ज़्यादा तौर पे हम ये भी कह सकते हैं, इसका दूसरा जो आंसर है वो ये भी बन सकता है कि इसलिए ज़्यादातर जो प्लांट्स के जो लीव्स हैं वो मोस्टली जो क्या होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन कलर की जो वेवलेंथ है वो क्लोरोफिल के मालिक्यूल अब्जॉर्ब नहीं करता, उसको रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, वाइट लाइट जो होती है उसकी जो वाला लाइट वाला कलर जो कुछ ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है वो हमें नज़र नहीं आता, वो लाइट हमें नज़र आती है जो वो अमिट करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पत्ते हैं, पत्ते सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं, वाई लीव्स आर ग्रीन, पत्ते सफ़ेद रंग के क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि जो पत्ते होते हैं वो सब्ज़ रंग की या ग्रीन कलर की जो लाइट है, वेवलेंथ है, उसको जज़ब नहीं करते बल्कि उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। बाकी जितनी वेवलेंथ है उसको जज़ब कर देते हैं। बाकी जो कलर्स में है मतलब ब्लू कलर है, सॉरी रेड कलर है, या और कोई कलर आपको नजर आता है, मतलब डिफरेंट कलर के फ्लावर्स नजर आते हैं, उसके अंदर भी यही है। जिस चीज़ का जो कलर होगा इट मीन्स के उसने उस कलर वाली जो वेवलेंथ है लाइट की
उसको एब्जॉर्ब नहीं किया, उसको उसने रिफ्लेक्ट किया है, ट्रांसमिट किया है। इसलिए ये फिर उसके बाद आता है, मैंने आपको बताया था कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स है, 7 रंगों की होती है। ये 7 रंग आपके सामने नजर आ रहे हैं। जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लैक कलर तमाम किस्म की लाइट को जज़ब कर लेता है और कोई भी कलर एमिट नहीं करता, तो ब्लैक कलर हमें नजर आएगा। व्हाइट कलर क्यों नजर आता है? क्योंकि ये किसी भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारी लाइट को एमिट कर देगा, तो व्हाइट कलर आएगा। बाकी जो स्पेसिफिक कलर है, नीला, पीला, लाल जो भी है, वो जिस जो कलर हमें नजर आ रहा है वो कलर की लाइट उसने एब्जॉर्ब नहीं की, एमिट की है, इस वजह से हमें जो है वो कलर नजर आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। उसके बाद क्लोरोफिल का मैंने आपको बता दिया, लाइट का बता दिया, और उसके बाद जो है ना वो आगे इतने ज़्यादा कोई नहीं है। थोड़ा सा जो है ना वो टेम्परेचर का जिक्र है और लाइट इंटेंसिटी का जिक्र है। जैसे जैसे जो है ना वो लाइट की शिद्दत बढ़ती रहती है वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता रहता है, लेकिन एक ख़ास हद तक। उसके बाद अगर लाइट की इंटेंसिटी या शिद्दत बढ़ती है, जैसे गर्मियाँ हैं, तो उनमें लाइट अगर ज़्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है ना वो बढ़ेगा नहीं, बल्कि स्टॉप हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब लाइट होती है तो तभी फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ती। उसके अलावा जो है वो अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, लेकिन एक खास हद तक, वही इंजाइम वाली चीज़ है। लेकिन जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गर्मी शिद्दत की गर्मी है, तो उसमें भी प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस का जो अमल है वो रुक जाता है, वो साथ साथ जाओ टेम्परेचर के साथ बढ़ने से नहीं बढ़ता। ठीक है बच्चों, तो ये आगे छोटे टॉपिक हैं, वो इतने ज़्यादा अहम नहीं है। मेन ये दो चीज़ें हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? जी जी सर जी, ये जो साइकिल है ये चलती रहती है कि रुक भी जाती है? नहीं, ये चलता रहता है जब तक, हाँ, अगर जब तक NADPH और ATP मौजूद है ना, ये साइकिल जो है वो चलता है। और सर जी NADPH की फुल फॉर्म क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन। ठीक है, जो छोटा सा नाम है, इतना ज़्यादा नहीं है, अभी तो आपने देखा नहीं है। वो जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल होता है ना, पर हाइड्रोसाइक्लोफेरेंथ्रीन रिंग, वो तो आगे जो है ना वो जब हम पढ़ेंगे 10th की केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके अंदर वो 4 रिंग बनते हैं। उसका जो है ना वो ये उसके अंदर मैंने देखा था 26 के 30 अल्फ़ाबेट्स आते हैं, पर हाइड्रोसाइक्लोफेरेंथ्रीन रिंग। ठीक है जी, हाँ ये बच्चों, और कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ रही है? अच्छा, थैंक यू। ये 25